अवध ओझा दिल्ली के परपटगंज से चुनाव लड़ रहे थे और वो हार गए। अब पूरी दुनिया अवध ओझा को ट्रोल करने में लगी है। चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़के हैं साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। मैं परपटगंज की जनता को भी सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला। अवध ओझा के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अवध ओझा को नहीं जानता वो दुनिया में किसी को नहीं जानता होगा। अवध ओझा का नाम ही ब्रांड है। उनके बारे में बताने के लिए उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो यूपीएससी के एक टीचर है जिसे हिस्ट्री का बादशाह कहा जाता है। मेरे हिसाब से अवध ओझा का नाम अवध ओझा नहीं बल्कि दबंग सर होना चाहिए या फिर अवध बादशाह होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। दिल्ली के इलेक्शन में अवध ओझा जो हारे हैं उनका एक रीजन है, क्योंकि अवध ओझा सर ने शुरू में ही कहा था कि अगर हम इलेक्शन में खड़े हुए तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। जिस दिन इस देश की जनता वोट के बदले पैसा और शराब लेना बंद कर देगी, फिर से ईमानदार नेता पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। भैया ना हम दारू पिला पाएंगे ना हमको कोई पैसा वोट देगा। क्योंकि अवध ओझा सर ने कहा था कि ये मरे हुए लोग जो एक बोतल और 500 रुपया पे बिक जाते हैं, ये हमें वोट देंगे। इन लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो पेट भर के झूठ बोले, इनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। और यही बात खान सर ने भी चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अगर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा और शिक्षित है, अगर वो इंसान इलेक्शन में खड़ा होता है तो ये भारत के जितने भी लोग हैं ना, ये उसका कैरियर को बर्बाद कर देंगे, ये उसको रद्द कर देंगे, उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। लोग जो होते हैं ना, ये 5 साल में जब वोट देने आता है तो अपना रहन दिखा देते हो, तो 5 साल तक छाती पीट के चिल्लाते क्या हो, तुम ही सेलेक्ट किए थे, अवतार नहीं लिया था कोई, तो वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ा लिखा इंसान को भारत का आदमी मुखिया के चुनाव में हरा के रद्द कर देगा, उसको जमानत जब्त करा देगा। यहाँ पे सही कहते हैं। भारत की जनता को कैसा नेता चाहिए, भारत के लोगों को कैसा नेता चाहिए जो उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम जमीन से आसमान तक सीढ़ी लगा देंगे, फिर तुम उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ के जाना और ऊपर से देखना कि दुनिया गोल सच में है या नहीं है, या जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जा रहा है कि दुनिया गोल है। या फिर भारत के लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो उनको ये सपना दिखा सके कि तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो वो कैसे लाओगे? तुम हमें वोट दो, हम जमीन से आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, फिर तुम उस सीढ़ी पर चढ़कर जाना और वहां से तारे तोड़कर लाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो हम इसे ही वोट देंगे। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसी बेवकूफी वाली बात तो करेंगे नहीं, वो उनके पास ये फालतू का बकवास करने तो जाएंगे नहीं। तो उनको लगता है कि यार ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो नेता बनने के लायक है ही नहीं, तो लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं। और हकीकत में बात यही है। आप पुराना इतिहास उल्टा कर देख लो कि पढ़े लिखे लोग कभी भी डायरेक्ट अगर इलेक्शन में उतर जाए ना भारत में, तो ये भारत की जनता उसको हराकर उसका कैरियर को बर्बाद कर देगी, रद्द कर देगी उसकी जिंदगी। आपको क्या लगता है, एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने थे, अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन में खड़े होते ना और आकर कहते कि आप हमें वोट दीजिए, तो हमारे भारत की ऐसी जनता है जो उनका कैरियर को शुरू होने से पहले खत्म कर देती, उन्हें कभी वोट नहीं देती। एपीजे अब्दुल कलाम अगर डायरेक्ट चुनाव में उतरते तो हरा देता सब। अरे ये कौन सी करते हो यहाँ पे, परमाणु बम के का जरूरत खेत में। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे भारत में, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उनका यही रीजन है कि वो ऐसी बकवास करने क्यों जाएंगे। उनको पता है कि ये जो भारत की जनता है, इन्हें बस तुम झूठे सपने दिखाओ, इसको एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, इनको कोई समझ में नहीं आएगा। इनको फ्री हेल्थ के बारे में कुछ मोटिवेशन दो, इनको कोई समझ में नहीं आएगा। इनको कहो कि हम तुम्हारे बच्चे का भविष्य बना देंगे, आप हमें वोट दो, इनको ये सब नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि तुम जितना पेट भर के हो सके उतना झूठ बोलो, मतलब झूठ की एक आखिरी लेवल को पार कर दो, ऐसा नेता चाहिए। तो ये आपको क्या लगता है, सारे धर्मों में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? उनका यही रीजन है। हिंदू में भी बहुत सारे अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। मुसलमान में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। और भी कई सारे धर्मों में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन भारत के जनता की रवैयों की वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो हम बात करेंगे एजुकेशन पर, हम बात करेंगे हेल्थ पर, हम बात करेंगे जो सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, सिस्टम खराब है, उन पर। और ये सारी बातें लोगों को नहीं सुननी, ये सब उनके लिए बकवास है। इनको सिर्फ झूठा सपना दिखाना है। तो पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं।
और आज इस बात का प्रूफ हो गया कि अवध ओझा सर जो यूपीएससी के सबसे जाने माने टीचर हैं, उनको किसी नाम की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े ब्रांड है कि कौन नहीं जानता है उनको। और इतने पढ़े लिखे इंसान, उन्होंने सोचा कि हम अपना पहला कदम रखें राजनीति में तो हम शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। तो आज उनका रिजल्ट देखकर ये साफ क्लियर हो गया कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में कोई जरूरत नहीं है। लोग खुद ही नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाए और उनका भला हो। और आज अवध ओझा सर के हारने पर पूरी दुनिया उसे ट्रोल कर रही है। और आज ये सब देखकर मुझे सर की वो लाइन याद आ रही है कि हम कौन सा मुगल खानदान से हैं या हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य है जो हम हार जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपना साम्राज्य बनाने आए हैं, हमें किसी हार और किसी इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया उसे ट्रोल कर रही है। ट्रोल क्यों कर रही है? एक बार में तो यूपीएससी भी नहीं निकलता है, तो एक बार में इलेक्शन नहीं निकला तो क्या हो गया, अगली बार लड़ेंगे। और जितने लोग अवध ओझा सर को ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए एक लाइन है कि अगर अवध ओझा सर हार गए तो उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो कम से कम अवध ओझा सर तो इस लायक हैं कि उसे तुम याद कर रहे हो। तुम्हें कौन जानता है दुनिया में? कोई नहीं जानता। और खेल में तारीफ उसी की होती है जो मैदान में उतरता है। एक जो जीतने वाला है और दूसरा जो हारने वाला है। और तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो बाहर में बैठे दर्शकों की तरह ताली बजा रहे हो और तुम्हारे ट्रोल करने से उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवध ओझा सर खुद मोटिवेशनल के भंडार हैं। वो दूसरों को सलाह देते हैं। और क्या है, जिंदगी एक खेल है, जो मैदान में उतरता है तारीफ उसी की होती है, या तो वो हारेगा या जीतेगा, लेकिन तुम बाहर बैठकर सिर्फ ताली ही बजाते रह जाओगे। और अवध ओझा सर की हार पर जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, इससे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एक लाइन है कि साहब जीत पर तो पूरी दुनिया ताली बजाती है, जीत पर तो पूरी दुनिया हंसती है। असली शेर तो वो होता है जो हार के मैदान में खड़ा हो और उसे पता है कि उसका साम्राज्य गिरने वाला है, वो हारने वाला है, अब कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो। ये क्वालिटी जिस दिन उसके अंदर पैदा हो गई, फिर उसे दुनिया में बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो अवध ओझा सर खुद मोटिवेशन के एक भंडार है। और मैं अवध ओझा सर के सपोर्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस धरती पर कोई एक बंदा ऐसा होगा जो अवध ओझा सर को दिल से मानता होगा और उसका दिल से फैन होगा, तो वो आखिरी बंदा मैं हूं। और अवध ओझा सर को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, पूरी दुनिया आपको ट्रोल कर रही है, तो आप उस ट्रोल के भीड़ में एक ऐसे इंसान को पाएंगे जो आपका स्टूडेंट है, जो बिहार के किसी कोने में बैठकर आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो है तबारक। और ये आपके सामने आपके लिए बोल रहा है। और मैं एक बात अवध ओझा सर को कहना चाहूंगा कि सर, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो आप तक कब पहुंचेगी, लेकिन 9 फरवरी 2025 को 11:20 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे और आपको पूरी दुनिया ट्रोल कर रही हो, तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बिहार के किसी कोने में, मधुबनी जिला में, एक तबारक नाम का बंदा है जो आपका सबसे बड़ा फैन है। अगर इस धरती पर कोई सबसे बड़ा फैन है तो वो मैं हूं। वो आपके सपोर्ट में खड़ा है। थैंक यू सर। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।